कहानी की शुरुआत में हमें नेथन नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा था। उसके दोस्त उसे काफी ज्यादा पिला देते हैं, इसी वजह से वो रात भर यहीं पड़े रहता है। सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्त लोग उसे छोड़ करके चले गए हैं। तो कुछ समय के बाद उसके पिता केविन यहाँ पर आते हैं और उसे लेकर के घर जाते हैं। अब आजकल उसके पिता उसे बॉक्सिंग सिखा रहे थे, लेकिन आज वाला बॉक्सिंग थोड़ा हटके था क्योंकि वो आज के दिन नेथन को काफी ज्यादा पीट रहे थे क्योंकि नेथन ने रात को ज्यादा ड्रिंक पी लिया था। इसी वजह से वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो थोड़ा नेथन भी गुस्से में आकर के उन्हें पीट देता है। धीरे धीरे मामला बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नेथन की माँ ओलिविया आ जाती है जो इन्हें शांत कराती है। ओलिविया नेथन को समझाती है कि तुम ड्रिंक करने के बाद रात भर बाहर थे, कल से तुम्हारा आना जाना बंद। अब इसी वजह से आज रात नेथन अपने दोस्तों के पास नहीं जा पाता है। इस वक्त वो खड़े होकर के घर के बाहर कैरन को देख रहा था। दरअसल कैरन का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे लड़ाई करके उसे छोड़ करके चला जाता है। वैसे नेथन भी काफी समय से कैरन को देखता है, उस पर लाइन मारता है, लेकिन आज तक वो कुछ उसे बोल नहीं पाया क्योंकि नेथन को पता था कि कैरन का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब नहीं रहा। अब वो उसे छोड़ करके जा चुका है। अब अगले दिन सुबह में हम नेथन को देखते हैं जो कि अपने थेरेपिस्ट जेरी के पास गया था। वो हर हफ्ते थेरेपिस्ट के पास जाता था अपना चेकअप करवाने के लिए। वो जेरी को बताता है कि मुझे एक ख्वाब आता है और मैं इस ख्वाब को भुला नहीं पा रहा हूँ। नेथन बताता है कि मैं अपने ख्वाब में एक महिला को देखता हूँ, मास्क लगा करके। कोई तो उस कमरे में था जो उस महिला को जान से मार रहा था। मुझे बस इतना जानना है कि आखिर मैं ये ख्वाब बार बार क्यों देखता हूँ। यह सुन करके जेरी कहती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे सपने आते रहते हैं, तुम इन सपनों पर ज्यादा ध्यान मत दो। थेरेपिस्ट की क्लास खत्म कर लेने के बाद वो स्कूल में आ जाता है अपनी क्लास खत्म करने के लिए। यहाँ जो क्लास टीचर थे वो सभी बच्चों को एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए देते हैं और ये असाइनमेंट बच्चों को पार्टनरशिप में पूरा करना था। तो इस तरीके से नेथन और कैरन का नाम आ जाता है। ये दोनों साथ मिल करके असाइनमेंट को पूरा करने वाले थे। नेथन देखता है कि जब कैरन उसके घर आ गई है तो वो अपने आप को चमकाने लगता है। कैरन उसके कमरे में आती है और कहती है कि हमें असाइनमेंट को जल्दी पूरा करना होगा। दोस्तों, असाइनमेंट कुछ ऐसा था कि इन लोगों को गुमशुदा बच्चों के बारे में रिसर्च करना था। गुमशुदा बच्चों के बारे में रिसर्च करके उनका नाम, एड्रेस लिख करके कुछ असाइनमेंट बनाना था। तो इस वक्त जब कैरन गुमशुदा बच्चों की लिस्ट नेथन को दिखा रही थी तो इस लिस्ट में नेथन को अपने बचपन की तस्वीर दिखाई देती है। कैरन के चले जाने के बाद वो इस तस्वीर को काफी डिटेल में देखने लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि इस तस्वीर में तो मैं हूँ। अब नेथन सोच में था कि आखिर मेरे गुमशुदा होने की खबर कौन लिखवा सकता है। रात के समय में वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं कैरन के घर जा रहा हूँ असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। उनके माता पिता भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे का चक्कर कैरन के साथ चलने लगा है, लेकिन इधर चक्कर तो कुछ और ही था। नेथन आकर के कैरन को बताता है कि इस तस्वीर में मैं ही हूँ। इस तस्वीर के कान पर जो निशान लगा हुआ है वही निशान मेरे कान पर भी है। अब इस वेबसाइट पर सर्विस चैट का भी ऑप्शन था। इधर से नेथन हाई लिख करके भेजता है और उधर से कोई इंसान था जो कि नेथन से सर्विस चैट के जरिए बात कर रहा था। और ये जो इंसान था ये पल भर में नेथन की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। लोकेशन ही नहीं बल्कि वो उसके लैपटॉप के कैमरे को भी पल भर में हैक कर लेता है। जब ये बंदा कंफर्म हो जाता है कि यही नेथन है तो वो लंदन में एक बंदे के पास कॉल करता है। उस बंदे का नाम था निकोला और ये गैंगस्टर का बॉस है। दिखता तो शरीफ है लेकिन शरीफ समझना मत। निकोला जब नेथन की तस्वीर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। नेथन को जब एहसास होता है कि उसका वेब कैम इस्तेमाल हो रहा है तो वो फौरन लैपटॉप को बंद कर देता है। अब इन सब के बारे में जानने का सिर्फ एक तरीका था। नेथन सीधा घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। वैसे तो पहले ओलिविया कहती है कि हाँ तुम मेरे बेटे हो, लेकिन जब नेथन फोटोज को दिखाता है तब ओलिविया सच बताती है। ओलिविया कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बता रही थी। इतना कहने के बाद ओलिविया नीचे चली जाती है क्योंकि दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजे पर दो एजेंट थे जो कि ओलिविया से कहते हैं कि हमें नेथन से मिल करके कुछ बात करनी है। ओलिविया इन्हें देखते ही दरवाजे को बंद कर रही थी, लेकिन ये लोग ओलिविया को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ओलिविया भी काफी एक्शन में आ जाती है और इन दोनों को पीटना शुरू करती है। ठीक उसी वक्त एक एजेंट अपनी गन निकालता है और ओलिविया को शूट कर देता है। नेथन भी नीचे आ चुका था और ये सब कुछ देख लिया था। गन की आवाज सुन करके कैरन और केविन भी भाग करके आते हैं। केविन जा करके एजेंट से फाइट करने लगता है और उसे जान से मार
मार देता है। इसके बाद जब केविन नेथन को देखता है तो वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। ठीक उसी वक्त दूसरा एजेंट आकर के केविन को शूट करके उसे भी मार देता है। इसी बीच जो दूसरा एजेंट था वो आकर के कैरन को पकड़ लेता है, लेकिन वो कैरन को मारता उससे पहले ही नेथन आ जाता है, जो कि उस एजेंट के साथ में फाइट करने लगता है। वो उस एजेंट को काफी पीटता है। तभी एजेंट कहता है कि मुझे घर से बाहर निकालो, मुझे यहाँ मरना नहीं है, तुम्हारे हीटर में एक बॉम्ब है। नेथन जब जाकर के चेक करता है तो उसमें सच में एक बॉम्ब था। बॉम्ब फटता उससे पहले ही नेथन और कैरन भाग करके बाहर आ जाते हैं। स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से दोनों की जान बच जाती है, लेकिन इनका घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पूल से बाहर निकलने के बाद नेथन देखता है कि कैरन जख्मी है, उसके शरीर से खून बह रहा था, तो इसलिए नेथन अपनी बाइक लेता है और कैरन को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। वो कैरन को इलाज के लिए भेज देता है और खुद जाकर के पुलिस के पास कॉल करता है। जब उसने पुलिस वाले के पास कॉल किया तो पुलिस वाले उस कॉल को CIA के पास ट्रांसफर कर देते हैं। CIA का स्पेशल एजेंट जिसका नाम है फ्रैंक, वो नेथन से बात करता है। वो कहता है कि मैं CIA से बोल रहा हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि इस कॉल को निकोला के आदमी लोग भी ट्रैक कर रहे थे, जिससे निकोला को मालूम चल जाता है कि नेथन इस वक्त कहाँ पर है। नेथन की हेल्प करने के लिए उसकी जो थेरेपिस्ट है जेरी, वो भी हॉस्पिटल में आ जाती हैं। उसी वक्त जेरी को कोई बताता है कि वे लोग बाहर आकर के पहुंच चुके हैं। दरअसल वो निकोला था जो कि अपने आदमियों के साथ यहाँ आ पहुंचा था। वो हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही आता है तो तभी जेरी इन लोगों को लेकर के यहाँ बाहर के साइड में भागने लगती है। अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि जो जेरी है वो कोई नॉर्मल थेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो भी एक CIA की एजेंट है और वो फ्रैंक के लिए काम करती है। फिलहाल इस वक्त निकोला अपने आदमियों को लेकर के इनके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर जेरी नेथन को वर्जीनिया के एक घर के बारे में बताती है और उसका एड्रेस भी देती है। उस घर की चाबी देने के बाद वो नेथन से कहती है कि घर के अंदर जाने के बाद वहीं पर रहना, जब तक कोई तुमसे संपर्क ना करे तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। अब इतना बताने के बाद जेरी इन लोगों को कार से कूदने के लिए कहती है। कार से कूदना जरूरी था क्योंकि ऐसा करने से निकोला के आदमियों का ध्यान इनके ऊपर नहीं जाता है, बल्कि निकोला के आदमी अभी भी जेरी का पीछा ही करते रहते हैं। इधर जो नेथन था वो कैरन को लेकर के जंगल में आ जाता है। यहाँ कैरन को ठंड काफी ज्यादा लग रही थी, तो इसलिए जो नेथन था वो पास में ही एक घर के पास जाता है और वहाँ से कुछ कपड़े लेकर के आता है। इन्हीं कपड़ों की बदौलत ये लोग रात काफी आराम से गुजार पाते हैं। अगले दिन सुबह में उठने के बाद नेथन कैरन से कहता है कि मैं तुम्हें ले जा करके तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में रहोगी तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कैरन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें CIA के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि सबको एक्सप्लेन कर रहा था कि आखिर निकोला नेथन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो सबको एक्सप्लेन करके बताता है कि हमारे टीम का खास मेंबर जिसका नाम है मार्टिन, उन्होंने निकोला के बहुत से बुरे कामों के बारे में पता लगाया है। उनके पास निकोला के 2 नंबर के धंधों के बारे में पूरा सबूत है, और सिर्फ निकोला की गैंग नहीं बल्कि 28 ऐसी गैंग है जिनका पर्दाफाश मार्टिन ने किया है। लेकिन उन सब का सबूत उस कोड में है, और अब उस कोड को हासिल करने के लिए निकोला मार्टिन के बेटे नेथन के पीछे पड़ा हुआ है। अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए मार्टिन ने अपने बेटे को केविन और ओलिविया के हवाले सौंप रखा था। ये दोनों भी हमारे स्पेशल टीम के एजेंट थे जिनको निकोला के आदमियों ने जान से मार दिया है, और अब वे नेथन के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा काम है सबसे पहले नेथन को सुरक्षित रखना, उसके बाद कोड को हासिल करना, क्योंकि मार्टिन हमारा एक स्पेशल एजेंट है और हम नहीं चाहते हैं कि उसके बेटे को कुछ भी हो। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो नेथन और कैरन थे ये दोनों लिफ्ट ले करके वर्जीनिया जाते हैं, जिस घर के बारे में जेरी ने बताया था और इन्हें चाबी भी दिया था। उस घर पर दोनों आते हैं और थोड़ा छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान नेथन को यहाँ ढेर सारा सामान मिलता है और नेथन को यहाँ एक मोबाइल फोन भी मिलता है। यहाँ पर नेथन पहली बार अपनी माँ की तस्वीर देखता है। फिलहाल वैसे तो वो हर दिन अपनी माँ को अपने ख्वाब में देखते रहता था, साथ में एक लेटर भी था जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। यह सब कुछ देख करके नेथन समझ जाता है कि ये उसके पिता मार्टिन का घर है। अब नेथन तैयार होता है और कैरन के साथ में उस एड्रेस पर जाता है जिस एड्रेस के बारे में जिक्र किया गया था। नेथन ये सोच करके उस एड्रेस पर जा रहा था कि वहाँ पर उसकी माँ या उसके पिता मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो तो पूरा एक कब्रिस्तान है और यहाँ पर वो अपनी माँ के कब्र को देखता है। यहाँ नेथन को मालूम चलता है कि जो ख्वाब वो देखता था वो कोई ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। यहाँ ये लोग ये भी देखते हैं कि किसी ने कब्र पर फूल चढ़ाया
गया था और ये ताजा फूल था। तो ये फूल किसने चढ़ाया है ये जानने के लिए कैरन पास ही के एक होटल में जाती है। काउंटर पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसको कैरन बहला फुसला करके पूछ लेती है कि उस कब्र पर कौन आया था और उस फूल को कौन चढ़ाया। लोर्ना ब्राइस के बारे में जब वो सर्च करता है तो उसे मालूम चलता है कि उस फूल को मार्टिन ने चढ़ाया था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जैसे ही लोर्ना ब्राइस के बारे में सर्च होता है तो उसकी खबर निकोला के पास आ जाती है। निकोला के आदमी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और इन्हें मालूम चल जाता है कि इस वक्त नेथन कहाँ पर है। निकोला अपने आदमी के पास कॉल करता है और उसे एड्रेस बता करके उसका पीछा करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि नेथन कैरन को लेकर के प्लेटफॉर्म पर आया था। दरअसल होटल की मदद से उसे मार्टिन का एड्रेस मिल गया है, तो अब वो मार्टिन से मुलाकात करने के लिए उसकी लोकेशन पर जा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि निकोला का एक आदमी भी है जो इनका पीछा करते हुए वो भी आकर के ट्रेन में बैठ जाता है। यहाँ कैरन को भूख लगी थी इसलिए वो कुछ खाना लाने के लिए यहाँ से चली जाती है। तो जब वो खाना ले रही थी तो निकोला का वो आदमी कैरन को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो फौरन आकर के पीछे से कैरन को पकड़ लेता है और उसे एक डिब्बे में ले जा करके मारने पीटने लगता है। वो उसे मारने की धमकी दे करके उससे पूछ रहा था कि नेथन कौन से डिब्बे में है, लेकिन कैरन नहीं बताती है, इसलिए वो उसे बांध करके नेथन को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब वो डिब्बे की तलाशी ले रहा था तो इस दौरान वो नेथन को देख लेता है। वो नेथन के ऊपर हमला करता है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर नेथन खुद को बचाने के लिए उस तरीके से फाइट करता है जिस तरीके से उसके पिता केविन ने उसे बॉक्सिंग सिखाई थी। इसलिए केविन उसे हर दिन बॉक्सिंग सिखा रहा था क्योंकि वो नेथन को इसी दिन के लिए तैयार कर रहा था। नेथन उस आदमी को मार देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस बीच कैरन भी जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है और नेथन के पास आ जाती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है तो ये दोनों ट्रेन से नीचे उतर करके जंगल की तरफ चले जाते हैं। फ्रैंक अपनी टीम को लेकर के इनकी तलाशी कर रहा था और ट्रेन के अंदर उसे निकोला के आदमी की लाश मिलती है। फ्रैंक को इतना पता था कि अगर यहाँ पर ट्रेन रुकी है तो वे लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नेथन रोड से होकर के जा रहा था लेकिन फ्रैंक के आदमी इन लोगों को देख लेते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमारे पास कोई गन नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस तुम्हें बचाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पिता मार्टिन का दोस्त हूँ, वो मेरे साथ ही काम करता है। अब नेथन इनकी बात मानता है और इनके साथ वापस आ जाता है। दिन भर ये लोग भाग रहे थे तो इसलिए फ्रैंक सबसे पहले इन्हें कुछ खिलाता है। इसके बाद वो नेथन को बताता है कि तुम्हारे पिता का नाम मार्टिन है, वो हमारे स्पेशल टीम के लिए काम करते हैं। इस वक्त जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं उन लोगों को खास जानकारी चाहिए। वे लोग तुम्हें पकड़ करके तुम्हें टॉर्चर करना चाहते हैं ताकि वे लोग मार्टिन से जानकारी ले पाएं। वो सारी जानकारी एक कोड के फॉर्म में है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? मार्टिन के घर पर नेथन को जो फोन मिला था ना, उसी फोन में पूरा कोड है। हालांकि इस वक्त वो फोन उसके हाथ में ही था लेकिन फिर भी वो फ्रैंक से झूठ बोलता है क्योंकि उसे अभी भी फ्रैंक के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं था। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि निकोला अपने आदमियों के साथ यहाँ आकर के पहुंच चुका है और वो एक एक करके CIA की टीम को खत्म कर रहा था। मौका देख करके वे लोग फ्रैंक के ऊपर भी हमला करते हैं लेकिन कांच की वजह से ये लोग बच जाते हैं। निकोला के आदमी धराधर गोलियां चला करके कैफे के अंदर घुस आते हैं लेकिन मौका देख करके फ्रैंक इन दोनों को गन से शूट कर देता है और जब वो बाहर भाग करके आता है तब उसे मालूम चलता है कि नेथन गाड़ी को लेकर के यहाँ से भाग चुका है। अब जैसे कि नेथन को पता था कि जो फोन उसके पास है उसी फोन में सारा कोड है। इस बीच उसी फोन पर निकोला कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो और अपने दोस्तों की भलाई चाहते हो तो वो कोड मुझे दे दो। अगर तुमने वो कोड नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जान से मार दूंगा और सबसे पहले उसे मारूंगा जो तुम्हारे करीब बैठी हुई है। अगर तुम्हें जानना है तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था तो मुझसे आकर के मिलो। तभी नेथन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो कोड ला करके दूंगा। इसी के साथ नेथन उसे एड्रेस देता है और वहाँ आने के लिए कहता है। इधर हमें निकोला के सभी आदमियों को दिखाया जाता है जहाँ से वो बैठ करके सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, सबको हैक कर रहे थे। यहाँ CIA की टीम हाबा बोल देती है और सबको खत्म कर देती है। इधर हम नेथन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से आकर के मिलता है और नेथन अपने इस दोस्त से एक पास का टिकट लेता है। दरअसल ये जो पासिंग टिकट था वो एक स्टेडियम का था। दरअसल बात ऐसी थी कि नेथन ने निकोला को इसी स्टेडियम में बुलाया था मिलने के लिए। जब वो स्टेडियम के अंदर जा रहा था तो उसी वक्त मार्टिन कॉल करता है नेथन के पास और फिर अपने बेटे से कहता है कि उससे मत मिलो, वो तुमसे कोड भी ले लेगा और तुम्हें जान से भी मार देगा। जिस पर नेथन कहता है कि मैं उससे जरूर मिलूंगा क्योंकि मुझे अब सब कुछ खत्म करना है। निकोला अपने आदमियों के साथ जब यहाँ पर पहुंचता है तब वो नेथन के पास कॉल करता है, जिसके बाद नेथन उसे पासिंग टिकट के बारे में बताता है जिस पर सीट नंबर भी लिखा हुआ था। तो इस तरीके से निकोला
और नेथन दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो नेथन है उसने अपने साथ गन लेकर के आया है, क्योंकि वो निकोला को मार करके अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। लेकिन उसी वक्त निकोला कहता है कि मुझे उस दिन बेड के नीचे देख लेना चाहिए था। यह सुन करके नेथन शांत हो जाता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तब निकोला बताता है कि उस दिन मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिता मार्टिन के खातिर आया था, लेकिन मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हो गई। वैसे मैं तुम्हारी माँ को मारना तो नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हारी माँ को टॉर्चर करके तुम्हारे पिता से सबूत लेना चाहता था। उस दिन बेड के नीचे तुम भी थे जो सब कुछ देख रहे थे। इतना सुनते ही नेथन दोबारा गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो गन निकोला के पास आ गया था। निकोला उसे मारता नहीं है, बल्कि वो नेथन को पकड़ करके वो सबूत लेना चाहता था, इसलिए वो गोली नहीं चला रहा था, बल्कि वो नेथन के पीछे भाग रहा था। बाहर आते ही वो नेथन के ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ठीक उसी वक्त दूर कहीं कोई तो था जो निकोला को शूट करके मार देता है। इसके बाद फ्रैंक नेथन के पास आकर के उस फोन को ले लेता है जिसमें कोड था। फ्रैंक के फोन पर मार्टिन कॉल करता है और अपने बेटे से बात करता है। जिसने निकोला को गन से शूट किया वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही था, लेकिन अभी भी वो अपने बेटे के सामने नहीं आ रहा था। वो अपने बेटे से अपनी सच्चाई छुपा रहा था। वो नेथन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक घर दिया है तो तुम उसमें अपनी आराम से जिंदगी बिता सकते हो। उस घर की चाबी जेरी ला करके नेथन को देती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।